हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीके टेक 07 पर। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की परीक्षा आपकी 1 नवंबर और 2 नवंबर को होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग आप सबका जो सबसे बड़ा डाउट था, वो था बूलियन अलजेब्रा को लेके। किसको? बूलियन अलजेब्रा को लेके। तो बूलियन अलजेब्रा की मैं ये मास्टर क्लास लेके आ चुका हूँ और ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास में आपको बूलियन अलजेब्रा की थ्योरी मिलने वाली है। इस क्लास से आप अपना का पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और इसके बाद अगली क्लास जो आएगी उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। क्या? प्रैक्टिस सेट आपको हम कराने वाले हैं। तो आप लोग ये क्लास पूरी देख लेंगे और शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे और इसके बाद जो अगली क्लास आएगी आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे और पूरी तरीके से आप संतुष्ट रहिएगा। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छा स्कोर होगा। बूलियन अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास पर। देखिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग, 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे या फिर शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या है बूलियन अलजेब्रा? बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग डिजिटल सर्किटों को एनालाइज तथा सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा एक अंकगणितीय लॉजिक है जिसमें केवल दो वैल्यू होती हैं, सत्य तथा असत्य। बूलियन अलजेब्रा केवल बाइनरी संख्याओं 0 और 1 का ही प्रयोग करती है। कुल मिला के आपको याद रखना है, बूलियन अलजेब्रा में वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ओनली की ओनली 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। अब देखिए कौन कौन सी होती है। एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। ठीक है, इनके अनेक नाम है। ट्रू को 1 बोल देते हैं, फॉल्स को 0 बोल देते हैं। ट्रू को ऑन बोल देते हैं, फॉल्स को ऑफ बोल देते हैं। ठीक है, ट्रू को यस बोल देते हैं और फॉल्स को नो बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू हैं बूलियन अलजेब्रा का और इसका यूज जो होता है वो डिजिटल सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको बूलियन अलजेब्रा के लॉ और क्या इसकी वैल्यू से मतलब होता है, 2 वैल्यू होती हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप आपको मैं थ्योरी बेस कराऊंगा, थोड़ा फास्ट कराएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। जहां एक सत्य को, एक क्या है, एक ये सत्य को बताता है, एक किसे बताता है? ट्रू को बताता है। और 0 किसे बताता है? फॉल्स को बताता है। मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ। असत्य को प्रस्तुत करता है। बूलियन अलजेब्रा की खोज आप याद रखेंगे कब? 1854 में सर जॉर्ज बूले ने की। किसने? जॉर्ज बूले ने। याद रखेंगे 1854, जॉर्ज बूले। ठीक है, ये महोदय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थ्योरी 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे आप लोग। बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट। क्या? लॉजिक गेट 7 होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। लॉजिक गेट की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा में मुख्यतः 3 लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। जो मेन होते हैं वो होते हैं एंड, और और नॉट। मेन 3 होते हैं, इन्हें बेसिक कैट किए जाते हैं, इनसे ही और गेट बन जाते हैं। ठीक है, नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर इसी से बन जाएंगे। 0 को 1, यानी कि आपको सिर्फ इस स्लाइड से इतना ही याद रखना है। 0 को 0 को क्या कहेंगे? नो कहेंगे। और एस किसे कहेंगे? 1 को कहेंगे। यानी कि वही चीजें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं बोले ऑन ऑफ और 1 0, यस नो, ट्रू फॉल्स, सारी की सारी बातें एक ही हैं। हाई और लो, हाई और लो। हाई का मतलब भी एक है, लो का मतलब 0 है। एक देखिए, 1 को 0 को आप यस नो या ऑन और ऑफ या हाई या लो भी कह सकते हैं। एक ही बात है। ठीक है, चलिए ये देखिए, वही चीज इंग्लिश में लिखी है बट मैं आपको हिंदी वाला बताऊंगा। हाँ देखिए, बूलियन अलजेब्रा में टोटल 7 लॉजिक गेट होते हैं। इनकी संख्या ये है: एंड, नेंड, और, नॉर, नॉट, एक्सऑर और एक्सनॉर। ठीक है, आपको याद ऐसे रखना है। देखिए, पहला होता है एंड और इसका अपोजिट कर देंगे नेंड, यानी कि इसका मतलब हो गया नेगेटिव एंड। एक होता है और, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉर, नेगेटिव और। ठीक है, और एक होता है नॉट। क्या होता है? नोट। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक, अब देखिए, एक होता है एक्सॉर और एक होता है एक्सनॉर। एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। टोटल 7 गेट हो गए, वही यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन सा? एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, नेंड होता है, नॉर होता है, एक्सॉर होता है और एक्स नॉर होता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा देंगे। 7 गेट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे कैसे? देखिए, जो 7 गेट हैं उन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। बेसिक गेट, बेसिक वो होते हैं मतलब बेसिक गेट का यूज करके बाकी गेट बनेंगे। तो बेसिक होते हैं 3,
एंड होता है, और होता है, और नॉर होता है, सॉरी नॉट होता है। ये बेसिक होते हैं। कितने हैं ये? बेसिक। और बेसिक गेट आपके कितने हैं? बेसिक 3 होते हैं। ठीक है। एक्सक्लूसिव देखिए, एक्सक्लूसिव एक्स से यहाँ से पकड़ लोगे, एक्सजॉर होता है और एक्सनॉर होता है। यूनिवर्सल गेट नॉर, नैंड और नॉर होता है। कौन कौन सा होता है? नैंड और नॉर। तो बेसिक गेट 3 है। एक्सक्लूसिव देखिए, एक्स से आप पकड़ लोगे, एक्स से एक्सजॉर और एक्सनॉर, एक्सनॉर, एक्स एक्स सेम सेम लग रहा है, राइमिंग इनकी मिलाएंगे तो सेम सेम लग रहा है, तो एक्सक्लूसिव, एक्सजॉर और एक्सनॉर। अब बच्चा नैंड और नॉर, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो टोटल आपके कितने लॉजिक गेट होते हैं? टोटल 7 लॉजिक गेट होते हैं। चलिए आगे चलेंगे, इन्हें अभी एक एक करके हम समझाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पूरी क्लास देख लेंगे, आपको सब समझ में आने वाला है। देखिए, लॉजिक गेट क्या होता है? पहले ट्रुथ टेबल समझ लीजिए, उसके बाद लॉजिक गेट के बारे में हम बताएंगे एक एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का प्रयोग इनपुट के मध्य रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। क्या? इनपुट के मध्य रिलेशन के समझने के लिए किया जाता है। ट्रुथ टेबल की सहायता से लॉजिक गेट के आउटपुट को समझने में मदद मिलती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको ए इंटू बी करना है, तो आप ए बी कर देते हैं, आउटपुट क्या आएगा? प्लस में आएगा। अब मैंने कह दिया माइनस ए इंटू माइनस बी करते हैं, तो आपको देखिए ए बी माइनस माइनस प्लस में आना है। ठीक है। या मैंने ऐसे कह दिया -5 इंटू 4 करना है, तो आप क्या करते हैं? माइनस का 20 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो देखिए, ये रूल आपको मैथ के पता है कि प्लस प्लस का प्लस होता है, माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। अगर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। भाइयों, ये आपको क्या पता है? ये आपको रूल पता है, लेकिन इसमें बूलियन अलजेब्रा में तो आपको रूल पता नहीं है। तो रूल पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। किसका? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? यहाँ पे हम आपको जो भी जिस गेट में, हर गेट की अलग ट्रुथ टेबल होगी, मतलब इसमें 2 इनपुट होंगे, उनका आउटपुट क्या होगा ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल होती है। कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे देखिए, 2 इनपुट है ए और बी, इसका आउटपुट बाई आएगा। ठीक है, जैसे 0 और 0 इनपुट किया तो आउटपुट 0 आया, 0 और 1 इनपुट किया तो आउटपुट 0 आया, 1 और 0 इनपुट किया तो 0 आया, और 1 1 इनपुट किया तो 1 आया। ये ट्रुथ टेबल का सिर्फ एग्जांपल है, आपको अभी इस ट्रुथ टेबल को याद नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये ट्रुथ टेबल कैसी होती है। तो इस टाइप की ये ट्रुथ टेबल होती है। ये क्या है? आपकी ट्रुथ टेबल। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, हाँ ये देखिए, n number of row in the truth table, n number of row in the truth table should be equal to की पावर n। मतलब आपकी ट्रुथ टेबल में कितनी रो होगी ये वेरिएबल पे निर्भर करता है। जैसे आपके पास कोई भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 3 वेरिएबल हैं, 3, तो कितनी रो बनाएंगे? मतलब ट्रुथ टेबल इसमें रो कितनी होंगी? ये वाली रो 1 2 3 4, कुछ तो नियम होगा, ये कितनी रो बनेगी? ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर हम 3 कर देंगे, यानी कि 2 की पावर n, 8 रो होंगी। अगर आपके पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं तो रो 8 होंगी। अगर मैंने कह दिया आपके पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो कितनी रो बनेगी? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 बनेगी, यानी कि रो होगी 4 आपकी। क्या बनेगी? 4। तो वही फॉर्मूला लगा है, द नंबर ऑफ रो इन द ट्रुथ टेबल शुड बी इक्वल टू की पावर एन। क्या? टू की पावर एन के बराबर होता है। एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। मैं आपको पहले ही बता चुका, ये आपके वेरिएबल थे। ठीक है। आगे देखिए, इफ ए बूलियन इक्वेशन कंसिस्ट 3 वेरिएबल, यदि एक बूलियन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं, देन द नंबर ऑफ रोज, देन द नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रुथ टेबल, तो उस ट्रुथ टेबल में कितनी रो बनेंगी? पेपर में आया हुआ सवाल है, तो देखिए 2 की पावर आप कर देंगे 3, तो उस ट्रुथ टेबल में 8 रो बनेगी। क्या बनेगी? 8 रो। ट्रुथ टेबल से सवाल आता है। ऐसे ही अगर पूछा जाए, अगर एक बूलियन एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हैं, कितने? 2 वेरिएबल हैं, तो ट्रुथ टेबल में रो कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2, यानी कि 4 बनेगी। कितनी बनेगी? 4। तो ये ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आप सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आते हैं अपने लॉजिक गेट पर। किस पे आते हैं? लॉजिक गेट पर। बूलियन अलजेब्रा में मुख्यतः 3 लॉजिक गेट होते हैं। कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट। देखिए, एंड का सिंबल ये होता है, लेकिन मैं आपको एंड के सिंबल जो बता दे रहा हूँ आप वो याद रखेंगे। देखिए, एक तो यही इसका मतलब एंड होता है, एक तो इसका मतलब एंड होता है पॉइंट का, और एक तो इसका मतलब क्या होता है? एंड होता है। एंड, ये 3 सिंबल होते हैं। ऐसे ही और क्या होता है? और का पहला सिंबल ये होता है, और का मतलब प्लस भी होता है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब प्लस ही होता है। ये दोनों चीजें और की होती हैं। ठीक है।
नॉट की कुछ नहीं होती है, नॉट का ये वाला होता है, नॉट का या तो आप ऐसे टिड्डल सिंबल लगा देंगे या फिर आप किसी भी वेरिएबल पे ऐसे क्या कर देंगे, ये इनवर्स लगा देंगे, या फिर आप इस पे ऐसे कर देंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। यही होता है नॉट, यानी कि अगर प्लस होगा माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो आपको एंड और नॉट ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और देखिए, चलिए आगे हम बताते, एक एक करके बताते जाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए, जो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी वो यहाँ पे आ गई, क्या आ गई, डॉट ऑपरेटर वेरिएबल एंड के ऑपरेशन को दर्शाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एंड का मतलब होगा डॉट, ठीक है, या फिर होगा गुणा, ठीक। प्लस ऑपरेटर वेरिएबल और को दर्शाता है, प्लस का मतलब होगा और, ये बता चुका हूं मैं। और सिंबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को प्रदर्शित करता है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट ए नेगेटिव होगा, जैसे ए और आपने कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ये ए है और ये आपका लिखा है 1/a लिखा है, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक, या फिर ए नेगेटिव, बातें दोनों सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको गेट के बारे में, जो लॉजिक गेट है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने ये भी याद कर लिया कि एंड, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब डॉट होता है, या फिर आपने याद कर लिया मल्टीप्लाई होता है। तो इसका लॉजिक गेट जब बनाया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट बनाया जाएगा, तो डी की शेप बनेगी, किसकी, डी की शेप। देखिए एंड की शेप क्या है, आप ऐसे डी बना देंगे, और इसमें दो इनपुट किए जा रहे हैं, क्या क्या इनपुट किया जा रहा है, ए एंड बी। तो ये जो आउटपुट निकलेगा वो ऐसा निकलेगा, ए एंड बी। ये एंड किसने बताया, ये जो डी शेप की आकृति है, ये वाली, ये इसने बताया कि भैया ये एंड है, क्या है, एंड, ठीक। और का मतलब क्या होता है, इस एंड को आप इधर से लात मार दीजिए, क्या मार दीजिए, लात, यानी कि किक मार देंगे, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस। देखिए और का मतलब क्या है, और का मतलब प्लस है, यहाँ से किक मार दिया तो ये बन गया ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे, मैंने इस वाली शेप को देखा, ये वाली शेप देखिए कुछ इस तरीके से है, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, और है। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, और ये क्या है, आप ट्राइंगल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ट्राइंगल, और यहाँ पे बबल बना दीजिए या इन्वर्टर बना दीजिए। तो ये होता है नॉट का, किसका, नॉट का। तो ए नेगेटिव ऐसे लिख दिया जाएगा। चलिए आपको पता लग गया, एंड का मतलब डी होगा, डी में लात मार देंगे तो ओ बन जाएगा, यानी कि किक मार देंगे। और इन्वर्टर का मतलब होता है ट्राइंगल बना के आगे बबल बना देंगे, इसका मतलब होगा ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी, अब आप देख लीजिए, यही चीजें लिखी हैं यहाँ पे। देखिए बूलियन अलजेब्रा, इससे एंड या तो एंड, या ये वाला एंड का सिंबल होता है, या डॉट सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे क्यू बराबर यहाँ पे लिखा है ए एंड बी। अब आप देखिए इस वाले सर्कल में कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, क्या है, दो। अब देखिए बूलियन अलजेब्रा पूरी की पूरी या तो जीरो पे चलेगी या फिर वन पे चलेगी। आपके पास दो वेरिएबल हैं तो चार कंडीशन हो सकती हैं। चार कंडीशन कैसे हो सकती हैं, कंडीशन बोले या रो बोले। पहली कंडीशन होगी, देखिए, या तो आपके पास दोनों इनपुट जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे। दूसरी कंडीशन होगी, या तो आपके पास एक इनपुट जीरो होगा पहला, दूसरा वन होगा, या तो ये होगी, यानी कि एक कंडीशन आपके साथ हो सकती है, या तो वन होगा या फिर जीरो होगा। और या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है, दोनों के दोनों इनपुट हाई होंगे। कुल मिला के हम बोल सकते हैं या तो दोनों इनपुट हाई होंगे या दोनों इनपुट लो होंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये, पहला इनपुट लो होगा दूसरा हाई होगा। एक कंडीशन ये हो बन सकती है, पहला इनपुट हाई होगा दूसरा लो होगी। यानी कि टोटल जो आपकी रो बनी या टोटल कंडीशन बनी वो बनी टू की पावर एन। क्यों टू की पावर एन, सर ए और बी आपके पास दो वेरिएबल हैं तो कंडीशन टोटल कितनी बनेगी, दो की पावर दो, यानी कि चार। और इन्हीं कंडीशन को हम रो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रो बोल देते हैं। तो ऐसी सवाल पूछा जाता है, किसी ट्रुथ टेबल में दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी रोज की जरूरत होगी, तो आप बोलोगे चार रो की जरूरत होगी। कैसे, टू की पावर एन, क्या फॉर्मूला लगाओगे, टू की पावर एन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एंड गेट से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, ए और बी। पहली कंडीशन में इनपुट जीरो और जीरो आया, क्या आया, इनपुट जीरो और जीरो। अब देखिए, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये चीज ध्यान रखेंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए, जीरो को जीरो से गुणा करोगे तो जीरो आएगा, आउटपुट अब देख लीजिए, ये आपका आउटपुट है इस तरफ। अगर जीरो को वन से गुणा करोगे तो आपका जीरो आएगा, ठीक है। और वन को जीरो से गुणा करोगे तो भी आपका जीरो आएगा, वन को वन से गुणा करोगे तो आपका वन आएगा। तो देखिए, एंड की ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ ली है।
चलिए अब एक बार मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ। कैसे? अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ एंड की ट्रुथ टेबल। देखिए भाइयों, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, कितने हैं? दो। तो आपके पास आउटपुट क्या आ सकता है? पहले यहाँ पे देखिए ए एंड बी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन ये है, आपके पास अगर दो वेरिएबल हैं, दो बार जीरो और दो बार वन लिख लोगे ऐसे करके। अब एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम आउटपुट लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? इस तरफ आउटपुट। अब देखिए अगर दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। एक इनपुट जीरो, एक इनपुट वन है, तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। क्यों? एंड लगा है। एंड का मतलब गुणा होता है। तो वन में जीरो का गुणा करो या जीरो में वन का गुणा करो तो जीरो हो जाएगा। तो एक इनपुट हाई, एक जीरो होगा तो भी जीरो हो जाएगा, और दोनों इनपुट वन होंगे तो वन हो जाएगा। तो एंड की कंडीशन आप लोग यहाँ से एक चीज निकल के सामने आ गई, जब दोनों इनपुट क्या होंगे? वन होंगे तभी वन होगा, अदरवाइज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। चलिए ये चीज आपको एंड ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? एंड ध्यान रखेंगे। और ये लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसलिए समझना है। दोनों इनपुट वन तभी वन होगा, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगली कंडीशन आती है और की। क्या किसकी आती है? और की। और को आप उल्टा ये वी वाला सिंबल बनाते हैं और प्लस बनाते हैं। ये हम नहीं बताएंगे, तब भी आप समझ लेंगे। अगर आपने दो वेरिएबल इनपुट किए तो आपकी मैक्सिमम कितनी रो चाहिए? आप कहेंगे सर दो की पावर दो चाहिए, यानी कि चार रो चाहिए। अब देखिए वही सेम मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा ए बी। पहली कंडीशन ये हो सकती है दोनों जीरो हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एक जीरो एक वन हो, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है एक वन एक जीरो, और चौथी कंडीशन हो सकती है दोनों के दोनों वन हो। अब देखिए आउटपुट यहाँ पे लिखने वाले हैं ए प्लस बी। आप बताइए अगर जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में वन को जोड़ेंगे तो वन होगा, क्योंकि और का मतलब प्लस होता है। वन में जीरो को जोड़ेंगे तो भी वन होगा, वन में वन को जोड़ेंगे तब भी वन होगा, ठीक है। दो नहीं होगा, एक में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू हमें चाहिए, जीरो और वन। तो और की टेबल देखिए, जीरो वन वन वन, यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन बोथ इनपुट व्हेन बोथ इनपुट आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, यानी कि और की कंडीशन में जब दोनों जीरो होंगे तभी जीरो होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा? अदरवाइज आपका वन होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका वन होगा। चलिए ये चीज भी आपको समझ में आ गई है, और इस तरफ ट्रुथ टेबल बनी है, आप देख लीजिए। अच्छे से ध्यान से क्लास को सुनेंगे तो आधे से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए नॉट को बता रहे हैं। नॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नॉट का मतलब या तो ये वाला सिंबल होगा और या ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। या ये लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल पे, ये इसका भी मतलब नॉट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको देखिए कुछ नहीं याद करना है। ये आपका इनपुट है। क्या है? इनपुट। नोट में एक वेरिएबल होता है और एक आउटपुट है, ठीक। अगर देखिए जीरो है तो उसे वन बना देगा, वन है तो जीरो बना देगा, कुल मिला के वेरिएबल को रिवर्स कर देगा। जीरो को वन, वन को जीरो। चलिए नोट बहुत इजी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए नेंड आपका क्या है? नेंड। नेंड कैसे बना है? नेंड का मतलब होता है, देखिए चलिए हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे प्यार से। नेंड का मतलब होता है नेगेटिव एंड। क्या होता है? नेगेटिव एंड। तो आप दोस्तों अब ध्यान से देखिए, मेरे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। इनकी मैंने दो बार जीरो लिखा, दो बार वन लिखा, ठीक है। एक बार जीरो लिखा, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, ठीक। पहले हम क्या निकालेंगे? एंड। क्या? एंड। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? एंड। अब आप बताइए, एंड में अभी मैंने क्या बताया था? गुणा होता है, जीरो और जीरो का गुणा जीरो हो गया, जीरो और वन का गुणा जीरो हो गया, वन और जीरो का गुणा जीरो हो गया, और वन और वन का गुणा क्या हो गया? वन हो गया। एंड निकाल लिया। एंड के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? नेंड की। किसकी? नेंड। तो नेंड कैसा होता है? ए डॉट बी आपने लिख लिया एंड, इसके ऊपर ये बार लगा दी जो ये पूरे पे, ये बन गया नेंड, ठीक है। ये क्या बन गया? नेंड। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ नेंड। नेंड का मतलब क्या है? जो एंड आया आपका, क्या आया? एंड, उसको उल्टा कर दीजिए, नेंड बन जाएगा। यानी कि ये एंड निकाल लिया, नेंड। जीरो की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा, जीरो की जगह वन आ जाएगा, और जीरो की जगह वन आ जाएगा, वन की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर एंड को अच्छे से समझ गए तो नेंड तो आपका चुटकियों का खेल है। किसका है? चुटकियों का खेल। देखिए अगर आपने क्या किया, दोनों इनपुट जीरो है, नेंड यहाँ से देख लीजिए, दोनों इनपुट जीरो है तो वन आएगा,
एक जीरो एक वन है तो भी वन आएगा, एक वन एक जीरो तो भी वन आएगा, और वन तो भी जीरो आएगा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, बट आप एंड को अपोजिट करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। अब इसके ट्रुथ टेबल पे नजर डालते हैं। देखिए जीरो और जीरो बनाया, ठीक है, यहाँ भी बनाया था, ठीक है, फिर बनाया, फिर बनाया, फिर जीरो आया, देखिए वन 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 वन। तो एंड को निकाल लेंगे, उसको अपोजिट कर देंगे, ये नेंड बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बूलियन अलजेब्रा, डीबीएमएस और डाटा स्ट्रक्चर, ये वाले टॉपिक मैं कराने वाला हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में रामबाण साबित होंगे। बाकी जो टॉपिक है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप सब लोग कहीं से भी कर लीजिए, या सबने कर लिए होंगे, वो हर जगह अवेलेबल है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ भाइयों की मदद करना, और कैसे भी उनके क्या टॉपिक पूरे करा दूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है पूरे यूट्यूब पे ये कंटेंट मैं ही प्रोवाइड करा सकता हूं, आप कहीं से भी करिए। मेरी सिर्फ एक कोशिश है आप लोगों को क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का, और आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का, ठीक है। बाकी हम आपसे इतना ही चाहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे मेहनत करने के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नॉर, नॉर बहुत बढ़िया आ गया। और को निकाल लेंगे आप, उसको अपोजिट कर लेंगे, और की टेबल निकाल बना के आप अपोजिट कर देंगे, नॉर बन जाएगा। क्योंकि नॉर जो बना है आपका किससे बनाना है, नॉर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव और ये तो होता है नॉर। तो आप देखिए और की टेबल बना लीजिए और उसे अपोजिट कर दीजिए, नॉर बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, दो बार जीरो दो बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, ठीक है। और का मतलब होता है ए प्लस बी। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो देखिए ये आपका जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नॉर लिखेंगे, ए प्लस बी का बार, ठीक है। नॉर जैसे ही मैंने लिखा, आप बताइए और का अपोजिट कर दूं, ये जीरो है इसका वन कर दूं, ये वन है इसका जीरो कर दूं, ये वन है इसका जीरो कर दूं, ये वन है इसका जीरो कर दूं, यानी कि वन जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो जीरो, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको इनपुट दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया, और ये आउटपुट दिया गया। अगर आप एक एक ऐसे याद करेंगे तो भूल सकते हैं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप नहीं भूलेंगे। ए और बी लेके आप और निकाल लीजिए, और का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपका नॉर निकल आएगा। चलिए ये वाली भी आपको नॉर तैयार हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक्सऑर, क्या होता है एक्सऑर। देखिए पहले इसे पढ़ते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रुथ टेबल है उससे ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से आता है। देखिए एक्सऑर का प्रयोग हाफ एडर, फुल एडर तथा सबट्रैक्टर में किया जाता है। एक्सऑर को एक्सऑर को ई एक्स और भी कहते हैं। ई एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव और, क्या एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सऑर गेट का प्रयोग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एरर डिटेक्शन और इनक्रप्शन, डेटा सिलेक्शन आदि में किया जाता है। एक्सऑर का आप सिंबल देंगे, देखिए ए प्लस बी, ये और है, अगर आपने ऐसे बना दिया तो एक्सऑर हो गया, क्या हो गया एक्सऑर। इसके ऊपर पूरे बार लगा देंगे तो एक्सनॉर हो जाएगा, आगे बनेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सऑर की टेबल देखिए, एक्सऑर का मतलब ये है अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो जीरो होगा, अदरवाइज वन होगा। ठीक, आप लोग सुन लीजिए, मैं फिर से आराम से बोल दे रहा हूँ, इस स्लाइड में जगह नहीं है तो मैं चलिए साइड में कहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोथ इनपुट सेम होंगे तो जीरो होगा आपका, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक्सऑर में बोथ इनपुट सेम तो जीरो होगा, मतलब ये वाला जीरो है और ये वाला जीरो है। आप देख लीजिए बाकी के जीरो नहीं है, क्योंकि इनमें इनपुट सेम है, जीरो और जीरो इस वाली लाइन में सेम है तो इसका आउटपुट भी जीरो आएगा। इस वाली लाइन में वन और वन सेम है तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं ये चीजें, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अदरवाइज वन। और अब देखिए अगला गेट आएगा, वो आएगा एक्सनॉर, क्या आएगा एक्सनॉर। एक्सनॉर जो होता है एक्सऑर का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। पहले हम यहाँ पे बता दें फिर ये पढ़ के रूल बताएंगे। देखिए अगर दोनों इनपुट सेम है तो यहाँ पे वन है, क्या है एक्सनॉर में दोनों इनपुट सेम है तो वन होता है, अदरवाइज जीरो होता है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं एक्सऑर का अपोजिट क्या होता है, एक्सनॉर होता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, ये और हो गया, ये सर्किल कर दिया एक्सऑर हो गया, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया
तो एक्सनॉर हो गया। एक्सनॉर का मतलब भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, एक्सॉर को आप याद करके उसका अपोजिट कर देंगे तो एक्सनॉर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसकी ट्रुथ टेबल में जो आया है आंसर वो आया 1 0 0 1, और इससे पहले जो एक्सॉर का आया था 0 1 1 0, देखिए 0, ये देखिए 0 1 1 0, यानी कि एक्सॉर और एक्सनॉर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बोथ इनपुट सेम होंगे तो 0 ये एक्सॉर होता है, बोथ इनपुट सेम होंगे तो 0 ये एक्सॉर होता है, और बोथ इनपुट सेम होंगे तो 1 ये एक्सनॉर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉ होते हैं, लॉ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब देखिए लॉ का यूज किस लिए करते हैं, लॉ का यूज किस लिए किया जाता है। देखिए मेथड्स ऑफ मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन, कुल मिला के बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लॉ का यूज करते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी लिखी a प्लस बी बार सी प्लस ए बी ऐसे लिखी होगी, तो इसे छोटा सा छोटा कैसे लिखेंगे, तो छोटा सा छोटा लिखने के लिए हम बूलियन लॉ का यूज करते हैं। क्या, बूलियन लॉ का। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूले याद करते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब इन्हें लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे बूलियन अलजेब्रा में जो भी आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल का मतलब एक्सप्रेशन, उसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका जो होता है उन्हें हम लॉ कहते हैं। लॉ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन होती है वो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है थ्रो द बूलियन लॉ और एक होता है के मैप। के मैप का मतलब होता है आपको लॉ इसमें याद नहीं करते होते हैं, लॉ को याद नहीं करेंगे। ठीक है, और बिना लॉ के इसे यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके। के मैप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिन लोगों को बूलियन अलजेब्रा में दिक्कत है या लॉ वगैरह याद नहीं करने तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, वीडियो देख लीजिए। और लॉ मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्या लॉ आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बूलियन अलजेब्रा में जो लॉ होते हैं वो कुल मिला के 12 लॉ होते हैं। कितने होते हैं? 12। 12 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा होता है? अभी मैं बताऊंगा सारे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा होता है एसोसिएटिव, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद होता है इन्वर्जन लॉ या फिर एवोल्यूशन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एनलमेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एंड लॉ, और लॉ और डी मार्गन लॉ। डी मार्गन लॉ जितना बताया जाए उतना, जितने स्टार चाहे उतने स्टार लगा लो, पेपर में आना ही आना है। ठीक है, इसके बिना कोई भी पेपर होता ही नहीं है, अभी तक ना हुआ और ना ही होगा जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम ना पूछी जाए। चलिए आगे एक एक करके लॉ का हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए लॉ को, सारे के सारे लॉ को इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? हिंदी में। तो बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे किसकी बात चल रही है? कम्युनिटी बनाने की। तो कम्युनिटी का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। क्या होता है? कम्यूटेटिव को आप याद करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ उल्टा सीधा एक समान, बस इतना याद करेंगे बस। ठीक है, अब आपको पेपर में क्रैक करना है, तो इसका मतलब ये है। देखिए ए एंड बी, मैंने ए और बी लिख दिया तो इसे बी और ए आगे पीछे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कम्युनिकेटिव लॉ यही है, आप किसी भी वेरिएबल को आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या? कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिया गया, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख दिया गया। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेटिव लॉ है। कुल मिला के आप याद रखिए, किसी भी कम्युनिटी को आप, एक कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें आगे पीछे या एक दूसरे की चेयर पे बैठा दीजिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि समान कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक, हालांकि मेरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ जिससे आप लोग कुछ गलत सेंस ले जाएं, बस याद करने का तरीका है। अगर सेम कम्युनिटी के हैं, सेम बरादरी के लोग हैं तो बिल्कुल उनके बराबर बैठ सकते हैं, या एक दूसरे से अपनी चेयर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, बस आपको याद करने का है, बाकी मेरा बताने का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, कम्युनिकेटिव लॉ, कम्युनिटी से, सेम कम्युनिटी के लोग हैं तो अपनी जो चेयर है वो शेयर कर सकते हैं, या अपना बैठने का स्थान चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे की चेयर पे कोई भी बैठ सकता है सेम कम्युनिटी की। एसोसिएटिव लॉ, देखिए एसोसिएटिव लॉ में आप ये मान लीजिए, जैसे 3 लोग हैं, क्या हैं? 3 लोग, ए बी सी। देखिए ए तो अपने मोहल्ले में रहेगा और बी अपने मोहल्ले में रहेगा। ठीक, अब देखिए जो, सॉरी, ए अपने में सी अपने में, जो बी है कभी ये ए के साथ आएगा और कभी ये सी के साथ जाएगा। जो बी है ये क्या है? इसकी स्थिति डोलू है। क्या है? डोलू है।
कम्युटेटिव सॉरी एसोसिएटिव लॉ में बी है वो क्या है, अस्थिर होता है, कभी ए के साथ आएगा कभी बी के साथ आएगा। अब आप देख लीजिए, मतलब ऐसे हम बताने की कोशिश ये कर रहे थे आपको, ए प्लस बी प्लस सी है। अब देखिए, ये बी किसके साथ है, सी के साथ, ये अपनी पार्टी चेंज करेगा तो ये आएगा ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। आप देखिए भाइयों, क्या ये वाला रूल जो मैंने बताया वो लग नहीं रहा है, ये क्या है, बी ने अपनी सोसाइटी जो है वो चेंज कर दी है, क्या कर दी है, बी ने अपनी सोसाइटी चेंज कर दी है। ऐसे ही दूसरा रूल कहता है ए डॉट बी डॉट सी, अभी देखिए बी ये सी के साथ है, अब यहाँ पे देखिए ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ भी इसने अपनी सोसाइटी चेंज कर दी है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, बी जो होगा वो सोसाइटी चेंज करता रहता है, ए के साथ होगा तो बी के साथ पेयर बना लेगा, बी के साथ हो गया तो सी के साथ पेयर बना लेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब होता है जो भी ब्रैकेट होगा उसे आप ओपन कर देंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यही तो होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ है या ब्रैकेट है उसे ओपन कर दो। कुल मिला के चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी, क्या है, ए डॉट बी प्लस सी। इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आपको नोट पॉइंट लिख लेना है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, ऐसे ही यहाँ पे था ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी हो गया, डॉट बीच में यहाँ पे लगा तो डॉट लगा दिया, ए प्लस सी, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, 3 लॉ मैंने आपको बता दिए। पहला आपको बताया कम्युटेटिव लॉ, यानी कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, आगे पीछे बैठ सकते हैं, अपनी चेयर चेंज कर सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बताया एसोसिएटिव लॉ, इसमें ए बी सी 3 लोग होते हैं, बी जो होता है अपनी सोसाइटी चेंज करता रहता है। तीसरा बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। चलिए आगे बताते हैं चौथा लॉ। चौथा लॉ होता है बहुत ही सिंपल होता है, इनवर्सल लॉ या इनोव्यूलेशन लॉ। इसका मतलब होता है, देखिए अगर किसी भी वेरिएबल पे 2 कॉम्प्लीमेंट हैं तो वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए मैं ये आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखिए अगर आपने ऐसे लिखा, कोई भी वेरिएबल एक बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव। अगर आपने ए के ऊपर 2 बार ये लगा दिया तो इसका मतलब हो गया, देखिए पहली बार नेगेटिव दूसरी बार पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आपने 3 बार लिखा, किसी भी वेरिएबल पे 3 बार ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो ये फिर से नेगेटिव हो गया। और 4 बार अगर लगा दिया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं किसी भी वेरिएबल की जो पावर है, क्या है, पावर है, कॉम्प्लीमेंट है, वो अगर इवन बार है, क्या है, इवन, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और जो ऑड बार है, क्या है, तो नंबर नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। किसी भी वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑड बार है तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे ए पे देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट लगा है, डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है 2 यानी कि इवन, तो ए जो है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर एक लगा होता तो नेगेटिव हो जाता। चलिए अब देखिए, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत ही आसान लॉ होता है जो आप, क्या नाम, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। देखिए अगर कोई भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है किससे और से, जैसे वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते, ध्यान रखेंगे। अगर और से जुड़ा हुआ है, किससे, और से, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होगी, ये वाला ऑपरेटर जो है वो ओ है। ठीक है, अगर एंड से जुड़ा हुआ है वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट किससे, एंड से, तो उसकी वैल्यू 0 होगा। अब ये होगा कैसे, आपको पता ही है, एंड का मतलब गुणा होता है, ए की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव के मतलब 0, अगर 1 में 0 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भैया। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या होती है, चलिए थोड़ा सा मैं इसे, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है प्लस ए, ए बार की वैल्यू 0 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे और से तो 1 होगा। तो वही रूल है जो बेसिक आपने समझ लिए, वही है। तो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट,
अगर और से जुड़ा है तो वैल्यू 1 होती है वेरिएबल, और उसका कॉम्प्लीमेंट एंड से जुड़ा है तो वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है? ए की वैल्यू 1 और ए बार की वैल्यू 0 रख के आप देख लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए आइडेंटिटी लॉ में देखिए क्या होता है, सेम ही है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ जीरो को जोड़ दिया जाए या और ब्रैकेट के साथ जीरो आ जाए तो खुद ही वो वेरिएबल होता है। आप देख लीजिए ए की वैल्यू 1, अगर जीरो आएगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा, और 1 का मतलब यहाँ पे ए आइडेंटिटी लॉ में। अब किसी भी वेरिएबल के साथ 1 आ जाए, जैसे ए डॉट 1, तो ए का मान क्या होता है? ए का मान 1 होता है। 1 डॉट 1 तो भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। एंड के साथ तो भी ए रहेगा। यानी कि किसी भी वेरिएबल में जीरो को जोड़ दो या फिर किसी भी वेरिएबल में 1 से गुणा कर दो, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। आइडेंटिटी लॉ यही है। इसके आगे एनलमेंट लॉ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए डॉट जीरो आए, अगर यहाँ पे ए डॉट जीरो होता तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये अगले नियम में आएगा। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है लॉ, और ये सब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहे हैं ना, बिल्कुल हलवा है, इन्हें ही अलग अलग करके बता दिया गया। आगे देखिए, आप बताइए, अगर ए के साथ जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल। ए के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। आइडेंटिटी लॉ यही है। अब देखिए एनलमेंट लॉ आएगा, लो वही चीज मैंने आपको अभी बताई थी, वही आ गई यहाँ पे। लो आप लोग हैं बुलियन अलजेब्रा सर कठिन है कठिन है, हवा बना के रख दिया। अब आप बताइए, अगर ए के साथ आपने जीरो को गुणा किया तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? ए डॉट जीरो आपने लिखा, ए का मतलब होता है जीरो, और जीरो में जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, आ गया। अब अगर आपने किसी भी नंबर ए में 1 जोड़ा, 1 और 1 हो गया, 1 ही रहेगा, क्योंकि दो थोड़ी होता है। बुलियन अलजेब्रा किस पे चलता है? बुलियन अलजेब्रा आपका पूरा पूरा जीरो और 1 पे चलता है। ठीक है, जीरो और 1 तो दो थोड़ी आंसर हो जाएगा। 1 में 1 को जोड़ोगे या ए में ए को जोड़ोगे तो एक ही होता है। ठीक है, तो एनलमेंट लॉ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक वही है, एंड और वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी वेरिएबल दो बार आ जाए, चाहे वो एंड से हो चाहे और से हो, तो इसे एक बार लिखा जाएगा। जैसे ए प्लस ए मैंने लिख दिया तो ए लिखा जाएगा, ए बी प्लस ए बी लिख दिया तो इसका आंसर ए बी होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं ऐसे लिख दूं सी डी डॉट सी डी तो उसका आंसर सी डी होगा। देखिए रूल नंबर ये 2 है, ए डॉट ए मतलब चाहे एंड से हो और चाहे और से हो, कोई वेरिएबल दो बार आ जाए तो उसे एक बार लिख देंगे। ठीक है, या फिर मैंने एक्स वाई डॉट एक्स वाई लिख दूं तो इसका आंसर एक्स वाई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि कोई भी वेरिएबल दो बार आ जाए, चाहे गुणा हो चाहे प्लस हो, आप उसे एक बार लिख लीजिए। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। नौवां नियम देखिए, बहुत ही अच्छा नियम है। क्या है? नौवां नियम, ये क्या है? एब्जॉर्शन लॉ है। क्या है? एब्जॉर्शन लॉ। देखिए, अगर वेरिएबल अगर वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल आता है तो पूरा का पूरा वेरिएबल क्या होता है? हटा दिया जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाला नियम हटा दिया जाता है, यानी कि जिस वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट होगा वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका नोट पॉइंट लिखेंगे आप लोग। चलिए एब्जॉर्शन लॉ जो है इसका नोट पॉइंट आप लिखेंगे, फिर मैं आपको बता रहा यहाँ पे इसका नोट पॉइंट। देखिए यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यदि यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आप ये लाइन लिख लीजिए तभी समझेंगे, बहुत छोटा, तो पूरा वेरिएबल गायब कर देंगे, तो पूरा वेरिएबल गायब कर देंगे, गायब कर देंगे। और आगे लिखेंगे यदि कॉम्प्लीमेंट है, यदि कॉम्प्लीमेंट है तो तो ओनली कॉम्प्लीमेंट गायब करेंगे, ओनली कॉम्प्लीमेंट गायब करेंगे। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी तो ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे क्योंकि सारे रूल हैं, फिर भी कुछ तो हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए ये चीज आपने क्लियर कर ली। देखिए यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो पूरा वेरिएबल गायब कर देंगे। गायब का मतलब क्या है? ऑब्जर्व हो जाएगा। ऑब्जर्व का मतलब क्या है? अवशोषण हो जाएगा। यदि कॉम्प्लीमेंट है तो ओनली कॉम्प्लीमेंट गायब करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए प्लस
ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे पहला वेरिएबल ए है, ये ए सेम ऐसा लिख दिया गया। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये पूरा गायब हो गया, तो ये लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए इससे मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए तो आ जाएगा सेम, यहाँ पे ए प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए पे कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ ये गायब होगा, बाकी बी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं। यही चीज मैंने ऊपर लिखी है और अब यही रूल आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप रूल देखिए, ए प्लस ए डॉट बी को क्या लिखा गया, ओनली ये लिखा गया। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी को ए प्लस बी लिखा गया। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ये चीज। चलिए, आपने ऑब्जर्वेशन लॉ बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। 10वां रूल जो होता है वो कुछ नहीं होता, जो आप पढ़ चुके, 9 रूल जो पढ़ चुके हैं, 9 रूल पढ़ चुके हैं, उन्हीं से रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 बना हुआ है, उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, आपने अभी ये पढ़ा था एनलमेंट रो में, ए में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, ए की वैल्यू 1, 1 में 0 का गुणा करेंगे 0। अगर ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा, अभी तो पढ़ा था। अगर ए में ए का गुणा करेंगे तो ए रहेगा, ए में ए बार का गुणा करेंगे 0, जैसे ए डॉट ए बार। ठीक है, ए डॉट ए बार, इसका मतलब हो गया 1 डॉट 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये रूल जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही एंड लॉ है, और वही और लॉ में होंगे, किसमें, और लॉ में। देखिए और में क्या है, अगर आपने ए 1 में अगर 0 को जोड़ोगे तो 1 रहेगा, और 1 का मतलब ए, अभी आप पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रूल देखिए, 1 में अगर आपने 1 में 1 को जोड़ोगे तो 1 रहेगा, दूसरा रूल ये कह रहा है। 1 में 1 को जोड़ोगे तो भी 1 रहेगा, और इसे ए बोल दिया गया है। मतलब जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर दिया गया है। 1 में आप अगर 0 को ऐड करोगे तो भी 1 ही रहेगा। ये रूल है सारे के सारे। ठीक है, तो रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 आप क्या करना है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं से बनाए गए हैं। ठीक है, कंपोजिट हैं ये रूल, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं 9 रूल उन्हीं से बनाए गए हैं, तो इनके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए, अब बात करते हैं रूल नंबर 12, जो कि है डुअल थ्योरम, यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम। बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, बाकी देखना क्या, कुछ नहीं देखना है। देखो, हम आपको यहाँ पे एक बार समझा रहे, बार बार समझोगे। अगर आपके पास ए प्लस बी लिखा है और ऐसे लिखा है ए डॉट बी, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये डॉट है प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे ये जो आपका डॉट है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चेंज कर दो प्लस में, और बी लिख दो। ठीक, और ये जो बार लगा है वो दोनों पे ऐसे लगा दो। तो ये है क्या है, ये डी मॉर्गन साहब की पहली थ्योरम है। क्या है, पहली थ्योरम है। नैंड को क्या बना देंगे, नैंड को नॉर बना देंगे। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम ये कहती है, अगर आपके पास ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, तो कोई बात नहीं, ए एंड बी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंड को और बनाया, यहाँ पे और को एंड बनाया। जो ब्रैकेट आपने दोनों पे लगाया उसे अलग अलग लगा दीजिए ऐसे, बस यही दोनों नियम है, बाकी कुछ नहीं है। क्या चेंज हो रहा है, ऑपरेटर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑपरेटर, एंड का और हो रहा है और का एंड हो। ये दोनों के दोनों नियम यहाँ पे दिए गए हैं। नैंड गेट को इसे नैंड कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, नॉर कहते हैं, इसे नॉर कहते हैं, और इसे नैंड कहते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। अब इन्हीं नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाइयों, इसी नियम को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ए डॉट बी बार लिखा है इसका मतलब यही है, ए डॉट बी और पूरे पे बार। ठीक है, एक ही बात है ये, क्योंकि पेपर में ऐसे लिखे आ जाएगा ये वाला तरीका। ठीक, और बराबर ए बार प्लस बी बार, ये भी बात सेम है। ये वाला नियम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस वाले नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार बराबर ए बार डॉट बी बार। ये दोनों बातें सेम ही हैं, तो पेपर में आपके इस टाइप से लिख के आएगा, इस टाइप से आप देख लीजिए, दोनों बातें सेम ही हैं। अगर आप जैसे आपने यहाँ पे ए ये लिखा ए बार, तो आप ऐसे ना लिख के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, बात दोनों सेम है, ऐसे ही सी बार ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं लिखने का तरीका। ठीक, अब देखिए डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, डी मॉर्गन थ्योरम का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ अगस्टस डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया, यानी कि अगस्टस डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया, उनके द्वारा इन थ्योरम को बनाया गया।
उनके द्वारा डी मॉर्गन थ्योरम को बनाया गया। ये देखिए बहुत ईजी है। क्या है? बहुत ईजी। यहाँ पे है नेंड बराबर नॉर होता है। क्या होता है? नॉर होता है। यानी कि नेगेटिव एंड, ये एंड है, ए एंड बी पूरे पे बार लगा दिया तो नेंड हो गया। और ये और है ए प्लस बी, इन पे बार लगा दिया तो ये नॉर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। डी डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट नॉट कंजक्शन एंड और डिसजंक्शन और ऑपरेटर का प्रयोग करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। वही चीज है, नॉट एंड और, क्या एंड और नॉट को यूज करते हैं, एंड और नॉट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, गुणा प्लस और ये इन्वर्टर। ठीक, आगे देखिए डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं, ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थ्योरी से बनता है। लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जो बूलियन एक्सप्रेशन दी जाएंगी उन्हें सिंप्लीफाई करने में ये मदद करते हैं रूल। आगे देखिए डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन में डी मॉर्गन थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा में डिजिटल सर्किट में त्रुटि का पता लगाने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया जाता है। भाइयों सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और भी आपको जिस टॉपिक से डाउट है वो बता दीजिए। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये भी बताना पड़ता है, मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग जब पॉजिटिव कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आगे देखिए डी मॉर्गन, वही चीज बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रयोग नैंड और नॉर गेट जैसे मौलिक गेट के कार्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। वही चीज है, ये आपका नैंड हो गया, ये नॉर हो गया। ठीक है, नैंड और नॉर, नैंड और नॉर, ये दोनों गेट चलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम में। दो नियम इनके हैं, एक और दो, ध्यान रखेंगे ये जो दो नियम रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। डी मॉर्गन प्रमेय देखिए, इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए एंड बी, इसे ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, लिखने का तरीका ये नॉर को नैंड लिख दिया, एक ही चीज है दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं एसओपी और पीओएस, इसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, एसओपी और पीओएस। एस और पी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट और सम। क्या होता है? सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सम। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ए बराबर 1 होता है एसओपी में, और ए बार बराबर 0 होता है पीओएस में। ए बराबर 0 होता है, ए बार बराबर 1 होता है। चलिए आगे इनकी पूरी क्लास आने वाली है तो मैं यहाँ पे कम बता के आगे ही आपको बता दूंगा। देखिए अगर आपने ऐसे लिखा, क्या लिखा? कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म भी के मैप से बहुत ही आसानी से इजी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्या है, ये ए बी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी है, ये ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ये कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, वेरिएबल प्लस या नेगेटिव कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए पहली बात तो ये है, ये एस ओ पी है या फिर पी ओ एस है। तो ये देखिए अगर आपने लिखा एस ओ पी, क्या लिखा? एस ओ पी, तो आपको ऐसे लिखना है, पी इधर आना है, क्या आना है? प्रोडक्ट ऑफ, ऑफ बीच में, और ये सम इधर आएगा, सम। यानी कि एसओपी का मतलब है पहले प्रोडक्ट होगा बाद में सम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली ए डॉट बी, प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये वाली जो आपकी लिखी हुई है प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखा, देखिए ए डॉट बी डॉट सी, ये प्रोडक्ट हुआ, ये सम हुआ। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या हुआ आपका? सम। ये आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट। और ये क्या हुआ? सम हुआ। और ये आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो एसओपी में क्या है, प्रोडक्ट पहले आएगा और सम बाद में जाएगा। ठीक है, और एसओपी का जस्ट उल्टा पीओएस होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म है ये एसओपी के फॉर्म में है। किसमें है? एसओपी के फॉर्म में है। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये के मैप एसओपी के और पीओएस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हेडिंग है बूलियन बीजगणित में कैनोनिकल फॉर्म क्या है। देखिए कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज,
मेनली बेस्ड ऑन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस प्रोडक्ट और सम। पता इंग्लिश में जो उल्टा हो जाता है एसओपी पीओएस, हिंदी में बिल्कुल सही होता है। एसओपी को पढ़ोगे आप संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये तो पढ़ा जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और इसे पढ़ोगे प्रोडक्ट और सम, संख्याओं का गुणनफल, और इसे संख्याओं का योगफल, दोनों सेम, हिंदी में सेम ही रहते हैं। बूलियन, आगे बढ़िए। बूलियन अभिव्यक्ति का विहित रूप मुख्य रूप से एसओपी और पीओएस पर आधारित होता है। चलिए वही चीज है एसओपी और पीओएस के बारे में। अब देखिए हमने अभी आपको बताया सेम वही चीज यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की समझाने की कोशिश की गई है। एसओपी का मतलब क्या होगा, एसओपी यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले आएगा, सम है वो क्या आएगा बाद में आएगा, और वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पहले आया, प्रोडक्ट पहले आएगा, सम ये बाद में आया। तो ये जो एक्सप्रेशन आपकी है वो कैसी है, ये आपकी एक्सप्रेशन है वो एस ओ पी के फॉर्म में है। क्या है, एस ऑफ पी के फॉर्म में है, एस ओ पी के फॉर्म में। ये क्या है, एस ओ पी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। चलिए अब आगे देखिए आपको पी ओ एस, पी ओ एस का मतलब क्या होता है, पी ओ एस, देखिए पी ओ एस में क्या आएगा, सम पहले आएगा, क्या आएगा, सम पहले आएगा, प्रोडक्ट पीछे जाएगा, तो प्रोडक्ट बाद में आएगा, ठीक है, यानी कि प्लस पहले आएगा गुणा बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सम आया, ये प्रोडक्ट आया, ये सम आया, ये प्रोडक्ट आया, ये सम आया, बिल्कुल सही है। ये किसमें होगी, पी ओ एस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पी ओ एस का मतलब सम पहले ऑफ फिर प्रोडक्ट, तो ये आपकी जो कैनोनिकल फॉर्म होगी ये होगी प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये दी गई है, ये बूलियन एक्सप्रेशन दी गई है, ये कौन से फॉर्म में है। तो भाइयों आप बताइए, ये क्या है, ये आपका सम है, क्या है, सम है, और ये जो डॉट है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी। अब आप ये बता नहीं देंगे प्रोडक्ट बाद में आया, ये पी और ये एस पहले आया, तो एस बीच में पी, तो ये आपकी एक्सप्रेशन होगी पी ओ एस, बिल्कुल सही है, कौन सा है, पी ओ एस। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, देखिए पी ओ एस ओ पी जो होता है वो आपका क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, वही चीज है। एस ओ पी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और एस ओ पी का मतलब क्या होता है, मिन टर्म। मिन टर्म का मतलब एस ओ पी में आप याद रखेंगे ए बराबर 1 होता है और ए बार बराबर 0 होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिन टर्म हो गया, क्या, मिन टर्म। पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें आप क्या रखेंगे याद, ए बराबर आपका क्या होता है, 0 होता है, ए बार बराबर 1 होता है, ठीक है, इनमें अपोजिट हो जाते हैं एस ओ पी और पी ओ एस में। चलिए आगे देखिए सवाल आएंगे, मैं आपको सारे करा दूंगा, परेशान मत होइए, आप जितना बताया जा रहा है उतना शॉर्ट में लिखते जाइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अभी हो सकता है 2-4 मिनट में, अगर वीडियो किसी भी टेक्निकल कारण से 1 आवर में खत्म होती तो आप लाइक कर देंगे, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए पूरी। देखिए ये एंड टर्म है, तो ए डॉट बी डॉट सी, मिन टर्म में क्या होगा, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैक्स टर्म में ए बी सी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड के साथ 0 और के साथ 0। देखिए मिन टर्म में ए बराबर 1 ए डैश बराबर 0 होता है, मैक्स टर्म इसका अपोजिट होता है, ए बराबर 0 ए डैश बराबर 1 होता है, मैं बता चुका हूँ भाई, चीज लिखी है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए पीओएस क्या है, यहाँ पे दिया गया है पीओएस, यहाँ पे देखिए ए बराबर 0 लिखना है, ए डैश बराबर आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पीओएस में है, तो यहाँ पे देखिए पीओएस, पीओएस क्या है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पीओएस में आपकी क्या होती है, ए बराबर 0 होता है और ए डैश बराबर 1 होता है, ये आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0 लिखी, बी की 0 लिखी, इसकी 0 लिखी, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 1, इसकी 0, इसकी 0 लिख दी। ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये देखिए क्या है, लिखी हुई है। अब इन्हें बाइनरी में चेंज कर दीजिए, ये 1 की है, ये 0 की है, 1 की है, 3 की है, 4 की है, तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका मैक्स टर्म आ गया, पाई का मतलब मैक्स टर्म 0 1 3 4, इनकी बाइनरी चेंज कर दी, बहुत ही आसानी से आपका क्या आ गया, 0 1 3 4, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 2 3 4, चलिए 3-4 क्वेश्चन है, मैं करा दूंगा आपको। अब ये देखिए आपके पास क्या है, चलिए मैं पूरा लिख के ये बता दूंगा, a प्लस बी, जिससे आप समझ जाएं, डॉट ए नेगेटिव प्लस बी। देखिए ये क्या है, पहले आपका क्या आया, प्लस आया, यानी कि सम आया, यानी कि ये पी ओ एस है। पी ओ एस क्या है, पी ओ एस। यहाँ भी क्या होगा, ए बराबर जीरो, ये जीरो होगा, और ए नेगेटिव 1 जीरो। ये बाइनरी किसकी है, ये जीरो की है, और ये किसकी है, 2 की है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये क्या है, प्रोडक्ट और सम है। क्या है, चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ। ए डैश बी लिखा है, प्लस ए डॉट बी लिखा है, प्लस ए बी लिखा है। देखिए पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए पहले क्या आया, प्रोडक्ट आया, तो पी यहाँ पे लिख लेंगे, एस यहाँ पे, ये एस ओ पी है। एस ओ पी में आपको पता है ए बार बराबर जीरो होता है, ये बन होता है, ये बन और ये बन और ये बन, और लगी ये वी डैश है, यहाँ पे जीरो लिख लिया। इसकी बाइनरी देख लीजिए क्या हो गई, एक हो गई, दो हो गई, और ये तीन हो गई। तो एसओपी में बड़े ही आराम से आपने बना दिया ये 1,2,3। तो आपको पीओएस और एसओपी के रूल याद करने हैं बस। आगे देखिए, बड़े ही आसानी से हम कैसे बना रहे हैं वैसे ही आप बना लीजिए। देखिए पहले ये क्या आया, यहाँ पे देखिए ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। देखिए यहाँ पे पहले क्या आया, प्रोडक्ट आया, और तो सम पहले आएगा। एस ओ पी है, एस ओ पी में आपको पता है ए बराबर 1 होता है और ए बार बराबर जीरो होता है। ठीक है, ए की जगह बी सी कुछ भी आ जाए, तो ये जीरो हुआ, ये 1 हुआ, प्लस जीरो जीरो प्लस 1 1। तो आप बड़े ही आराम से, एक हुआ, जीरो हुआ, और ये दो हुआ। ठीक है, ये दो हुआ, ये जीरो हुआ, ये एक हुआ। तो आंसर आपका आ जाएगा ये आपका मिन टर्म आंसर आ जाएगा 102। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये निश्चित रूप से आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए पेपर में आया वो क्वेश्चन है, 1 2 3 और 5 6 किस मैक्स टर्म के बराबर है। तो एसओपी में जो मिन टर्म दिया जाता है उसमें जो नंबर नहीं है वो मैक्स टर्म के बराबर होता है। तो मैक्स टर्म के लिए आप ऐसे लिखते हैं एम। ठीक, यहाँ पे देखिए जीरो नहीं है, 1 है, 2 नहीं है, और 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है। तो ये हो गया मैक्स टर्म 0247, बिल्कुल सही है, 0247। ठीक है, ये मैक्स टर्म कैसे पता लगे, देखिए सर ये 8, यानी कि अगर 6 तक गया है, ये 2 की पावर 3, टोटल 8 वेरिएबल रहे होंगे, तो 0 से लेकर 7 तक गए होंगे, तो इसलिए पता लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।